तो तेलंगाना की धरती पर इस वक्त महेश बैंक के चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो आम हैं। और इन चर्चाओं में जो सबसे तगड़ा तड़का लगाया है वो फाउंडर पैनल ने लगाया है। और फाउंडर पैनल का सामने वाले पैनल पे बहुत बड़े आरोप हैं कि उन्होंने बैंक को डुबोने का काम किया है। अब ये कैसे डूबने वाला काम किया है वो सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ में हैं अरुण कुमार जी भांगड़िया। भांगड़िया साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपका। थैंक यू सर। इस बैंक के बारे में मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये बैंक हमारे फाउंडर्स ने 49 ईयर्स पहले चालू किया था और उसके बाद उनका जो इंटीग्रिटी था, ट्रांसपेरेंसी था, क्रेडिबिलिटी था, वो 2006 के बाद से हल्लू हल्लू डिटोरेट होते गया। उसका रीज़न एक था, एक ही पर्सन आज 25 साल से बैंक पे कब्ज़ा बना के बैठा हुआ है। उसी के रीज़न से इस ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने डायरेक्टर बनाया जो कि उनकी बेटी है, उनके समधी है, उनके साले साहब है, नातेदार है, रिश्तेदार है। ये रीज़न रहा और बेटी खुद प्रोफेशनल डायरेक्टर रही। ये सभी रीज़न रहे कि बैंक के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली ये सब रीज़न रहे कि जिसमें बैंक का डेवलपमेंट रुका है। उसका रीज़न ये था, जब कोई आदमी चेयरमैन के इन्फ्लुएंस में रहेगा वो डेफिनेटली यस मैन रहेगा और वो यस मैन के चलते हुए ये सब डिसीजन रॉन्ग होंगे। ओके, तो आखिर जब इस बैंक के ऊपर आरबीआई एक्शन लेता है, बैंक के ऊपर या बैंक के जो डायरेक्टर्स थे उनके ऊपर ईडी की रेड होती है, हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप भी चूँकि उसमें डायरेक्टर थे, ये सारी चीज़ें आप भी देख पा रहे थे, तो आपने ये जो सिंडिकेट चल रहा था उसको रोकने की कोशिशें क्यों नहीं की? नहीं, हम लोग तो अभी डायरेक्टर बन के 2020 में आए, 21 के अंदर हमारा इंडक्शन हुआ, 20 में इलेक्शन हुआ, 2021 में हम आने के बाद बैंक में हमने देखा कि कई एक्सपेंसेस ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है और हमने रिक्वेस्ट किया एमडी को और चेयरमैन को कि भाई ये एक्सपेंस हमको कंट्रोल करना चाहिए और अदरवाइज़ जो वे में एक्सपेंसेस हो रहे हैं बैंक की वायबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो एमडी को अब जब हमने कहा, एमडी ने कहा कि भाई हमको पावर्स नहीं है देने का, आप चेयरमैन से बात करें। जब हम चेयरमैन को कहा तो उन्होंने कहा बोर्ड का डिसीजन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास थी। तो उन्होंने कोई भी पेपर देने से मना किया। जिसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, रिक्वेस्ट किया पहले, फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई भी रेगुलेटरी मूव होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम उनके एक्सपेंसेस के और अनड्यू एडवांटेज जो वो लोग ले रहे हैं उसके हम क्यों पार्टी बने। इसके लिए हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा कि भाई ये एक्सपेंसेस, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, इसमें आपकी तहकीकात हो। उसके बाद आरबीआई की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कई फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए। उसके तहत लास्ट इलेक्शन में पहली बार 10-15 साल के बाद ऐसा हुआ कि इलेक्शन के अंदर फाउंडर पैनल के तरफ से भगवती दीदी बलदवा के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़े और पहली बार उनको अपोजिशन का, वो लोग अपोजिशन सोच रहे थे, एक्चुअली हम फाउंडर ही बैंक ने स्टार्ट किया था, तो वो लोग अपोजिशन को फेस करना पड़ा। अदरवाइज़ इसी चल रहा था, क्योंकि ये सब हमारे शेयर होल्डर का धन्यवाद है जो कि हम लोग को वोट दे के हमको बैंक में काम करने का मौका दिया और उसी के चलते हुए ये सब चीज़ बाहर आई है। जब हमने आरबीआई को रिपोर्ट लिखा, आरबीआई को जब हमने लेटर लिखा, आरबीआई के रिपोर्ट के अंदर कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे। ये ट्रांजैक्शन के चलते हुए आरबीआई ने तीनों को शोकास नोटिस दी, उन पे एक्शन लिया गया, उनको बोर्ड से सस्पेंड किया गया और इलेक्शन लड़ने के लिए उनको बाहर किया गया। अच्छा, जो ईडी फिर एक्शन लेती है, ईडी की कार्रवाई होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अटैच की जाती हैं, वो क्या था? ऐसा था, कई ट्रांजैक्शन ऐसे थे कि इधर फॉर एग्जांपल कई बिजनेसेस हाउस थे जिनके लोन सिंडिकेशन हुआ था और वो लोन सिंडिकेशन से जब उनका लोन डिसबर्स हुआ था और ये इनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे और दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय ईडी कि ये ट्रांजैक्शन लोन के तहत ये ट्रांजैक्शंस हुए और उसके तहत ये पैसे इनके अकाउंट्स में है। तो ये शेल कंपनी के माध्यम से भी पैसे ये लोगों को आते थे।
सो ये सारा का सारा खेल उजागर करवाने में आपकी टीम ने या फिर ये कहें कि फाउंडर पैनल ने काफ़ी बड़ा सहयोग किया, और ताकि बैंक को जो बड़ा नुकसान हो रहा था उसको आप बचाने में कामयाब रहे। नहीं, ये नुकसान जो था हमारे प्रिय शेयर होल्डर्स का था, क्योंकि शेयर होल्डर्स का फंड्स था। बैंक का जो कैपिटल है, रिजर्व है, शेयर होल्डर ही बैंक के ओनर्स है। और एंड ऑफ द डे जो भी लॉस हुआ, जो भी बैंक के थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए और डाइवर्शन ऑफ फंड्स हुआ, ये पूरा लॉस शेयर होल्डर को ही है। ओके, लेकिन वो लोग आप पे वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो आरबीआई को एक्शन लेने के लिए कहा, या फिर जो हाई कोर्ट का एक तरीके से उनके ऊपर एक्शन होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से बैंक का टर्नओवर है वो डाउन गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है, 100% रॉन्ग है। बैंक में नॉन केवाईसी, ये जो इनकी गलतियां थी, केवाईसी की तरफ से बैंक को 1 करोड़ 15 लाख करीब पेनल्टी है आरबीआई की। पेनल्टी आने के तहत वंस अ पेनल्टी इज इम्पोज बाय आरबीआई 3 इयर्स एक्सपेंशन नहीं होता है, ये आरबीआई का रूल है। सेकंड पेनल्टी आई इनको, बैंक में साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर फ्रॉड में करीब 12.5 करोड़ रुपया बैंक का लॉस हुआ। वो भी आरबीआई की टेक्नोलॉजी कमेटी का रिपोर्ट था कि देयर आर लैप्सेस इन द टेक्नोलॉजी। वो लैप्सेस के तरफ से फिर उन्होंने पेनल्टी लगाई, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई। वो पेनल्टी लगते हुए फिर 3 साल एक्सपेंशन गया। फिर उसके साथ ये पेनल्टी के साथ साथ इंश्योरेंस वालों ने भी प्रीमियम बढ़ाया 50 लाख का। तो ऐसा देखते ही गए, तो साइबर फ्रॉड का 13.5 करोड़ रुपया ये बैंक का लॉस हुआ, जो कि शेयर होल्डर का फंड था। और ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एंड लैप्सेस इन द बैंक, दैट्स व्हाट द हैपन, दैट्स द रीज़न वी हैव लॉस्ट दैट मनी। ओके, अभी आप इसके साथ ही साथ हैबिट्स ब्रांच में भी एक फ्रॉड हुआ था, ये फिक्स डिपॉजिट्स का था। किसी इन्वेस्टर्स के फिक्स डिपॉजिट्स पे लोन ले लिया गया और वो पैसे साइफन ऑफ किए गए। तो इसमें भी यही हुआ। एज ऑफ टुडे ये लोग, एज ऑफ टुडे द मैटर इज स्टिल पेंडिंग। कमेटी ने कभी रिपोर्ट पेश नहीं किया बैंक में, और मैटर पेंडिंग है। एक जस्ट एफआईआर डाल के छोड़ दिया इन्होंने। इंश्योरेंस से फिर क्लेम नहीं हुआ, फिर हमारा पैसा बैंक का गया। सो दिस आर द मेजर सीरीज। मैं आपको थोड़े बहुत बता रहा हूँ एपिसोड, ऐसे मेजर कई सीरीज हुए इसमें, जिसकी तरफ से बैंक का एक्सपेंशन रुका। देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से तो आपको पता चलेगा कि बैंक के लैप्सेस का। तो ये सब चीज़ से इन्वेस्टरों को ऐसा लगा कि भाई बैंक में लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम हुआ। लेकिन हम एज ए बोर्ड मेंबर, रेस्पॉन्सिबल बोर्ड मेंबर, हमने सभी इन्वेस्टर को कहा, भाई हम लोग जब तक बैठे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब आपका जो फाउंडर पैनल है वो पूरे जोश खरोश के साथ में इस बार ये उम्मीद कर रहा है कि पूरा का पूरा पैनल आपका आएगा। इसके लिए आप शेयर होल्डर्स के पास में जा रहे हैं, वहाँ आप कौन सा विज़न सामने रखना चाह रहे हैं कि ये जो विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है बैंक के सामने, वो दूर हो पाएगा और बैंक बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएगा? मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब बैंक में 2 साल पहले कोर्ट ने ऑफिसर अपॉइंट किया था, और ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद उन पे केस डाला, एमडी पे इलीगल है, और ये लोग बोर्ड मीटिंग्स में भी आना बंद किए। पूरे साल का लास्ट अगर आईजीएम का आप देखेंगे तो अटेंडेंस रिपोर्ट देखेंगे तो एक एनुअल रिपोर्ट उन्होंने एक ही मीटिंग अटेंड की। डे टू डे इंटरफेरेंस बंद हुआ। इंटरफेरेंस बंद होने के रीज़न से, प्रोफेशनली मैनेजमेंट होने के रीज़न से, एवर सिंस 49 ईयर्स की हिस्ट्री में बैंक का हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। द प्रॉफिट इज, बिजनेस हैज स्लो डाउन, प्रॉफिट हैज इंक्रीज, एनपीएस हैज बीन रिकवर्ड। और लास्ट 2 साल का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे प्रोफेशनली मैनेजमेंट में, तो मोर देन 100 करोड़ का प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट इज फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन ऑल्सो एंड फ्रॉम द रिकवरी ऑफ एनपीएस ऑल्सो। एंड जो हमारे जो फाउंडर्स ने जो बैंक में इतनी मेहनत करके उनकी जो कैपिटल थी, रिजर्व थी, वो रिजर्व का अगर आप 10% ऐड करें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी है। वर्किंग ऑपरेशंस प्रॉफिट बैंक में नहीं है, कैपिटल रिजर्व का अगर आप देखते हो तो वही प्रॉफिट बैंक में है। ओके, नहीं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि आपका पैनल अगर फुल मेजोरिटी के साथ में आता है, तो आप क्या बैंक के लिए करने वाले हैं? सर, हम फर्स्ट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, एंड ऑफ द डे पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, प्रोफेशनली मैनेजमेंट लाएंगे, सिस्टम ड्रिवन करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंगे। ये सभी चीज़ प्रोफेशनली मैनेजमेंट, बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड का काम यह है कि पॉलिसी फ्रेम करना, सिस्टम को प्लान करना, टेक्नोलॉजी लाना है, नए से नए, लेटेस्ट से लेटेस्ट, और ये सब हम सिस्टम इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली बैंक विल ग्रो इन वेरी गुड हाइट्स।
हमारा टारगेट है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में हम 5 ब्रांच खोलेंगे और एवरी ईयर 20% ग्रोथ पे हम जाएंगे बिजनेस वाइज, और मिनिमम से मिनिमम हर साल 5 ब्रांच ऐड करते रहेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ हो गई कि अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें, क्यों आपको चुने, आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है आप पे, और फिर दूसरा मैं आपके पैनल के बारे में जानना चाहूँगा। हम तो शेयर होल्डर्स का विश्वास है। मैं 2002 से 2005 में बैंक में था बोर्ड पे, फिर अभी भी आया हूँ और अभी भी शेयर होल्डर का आशीर्वाद रहेगा, पूरा पैनल जीत के आएगा। वो इसके लिए आएगा कि उन्होंने ये सब लैप्सेस देखा था, जो कि आरबीआई रिपोर्ट में पूरे लैप्सेस है, मैनेजमेंट में है। आज प्रोफेशनली मैनेजमेंट का रिजल्ट देख रहे हैं शेयर होल्डर्स, डिविडेंड हैज़ बीन इंक्रीज, एम्प्लॉयज़ भी देख रहे हैं कि उनका इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशंस टाइम टू टाइम प्रोफेशनली हुआ है। तो डेफिनेटली हमारी टीम प्रोफेशनली मैनेजमेंट में बिलीव करती है और बैंक को अच्छे हाइट्स पे लेके जाएंगे। ये बैंक में जो केसेस के बारे में था, अभी जैसा हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, ऑफिसर अपॉइंट हुए थे, कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर पे केस डाले और उन्होंने बैंक की बोर्ड मीटिंग को, उनकी पूरी टीम, मैक्सिमम टीम मेंबर्स ने कोरम नहीं होना ऐसा उनका टारगेट था, बैंक डिस्टर्ब होना ऐसा उनका टारगेट था, बिजनेस स्लो डाउन होना उनका टारगेट था। वो हिसाब से उन्होंने, अगर आप पूरा उनका रिपोर्ट निकाल के देखेंगे तो उनका अटेंडेंस बिल्कुल, उनके पूरे टीम मेंबर का अटेंडेंस नेग्लिजिबल है, और उसके बावजूद भी बैंक हैज़ गॉन इन सच अ गुड वे, प्रोफेशनली मैनेजमेंट था। उसी के साथ साथ लास्ट ईयर का एजीएम भी उन्होंने बाइकआउट किया था। तो एंड ऑफ द डे वो लोग चाह रहे थे बैंक को किसी तरीके से डिस्टर्ब हो और कम से कम प्रॉफिट हो, और उसका ब्लेम क्या है कि कुछ डायरेक्टर्स पे करे, लेकिन गॉड वाज ग्रेट इनफ, द आफ्टर द प्रोफेशनली मैनेजमेंट बैंक हैज़ ग्रोन इन वंडरफुल हाइट्स। अभी हमारे जो चेयरमैन के प्रत्यक्षी कैलाश नारायण जी भांगड़िया, उनके नेतृत्व में फाउंडर पैनल और हम ही सभी प्रत्यक्षी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो बैंक के प्रति, इज़ द फाउंडर, शेयर होल्डर ऑफ द बैंक वन, ही वॉज अर्लियर देयर 3 टर्म एज ए, टोटल 5 टर्म्स उन्होंने 50 साल में डायरेक्टर रहा। पहले टेन्योर 3 साल का रहता था, अभी 5 साल का है, उसमें 2 टर्म उन्होंने वाइस चेयरमैन रहा, और काफ़ी विजनरी आदमी है और काफ़ी क्रेडिबिलिटी है उनकी। वो क्रेडिबिलिटी के साथ पूरे शेयर होल्डर का भी विश्वास है कि ये लोग आएंगे, बैंक को क्रेडिबिलिटी से चलाएंगे। दूसरा, आज हर जो कैंडिडेट्स हैं हमारे और हमारे जो साथी लोग हैं, हर किसी का कोई ना कोई फील्ड के अंदर अच्छा योगदान है। कोई बिजनेसेस, चेन ऑफ बिजनेस शॉप्स है, किसी की इंडस्ट्री है, कोई फाइनेंशियल्स में है, और सभी का अपने अपने फील्ड में योगदान है। तो ये योगदान रहने के तहत डेफिनेटली वी आर कॉन्फिडेंट that we can take up the business at new level and the shareholder will be rewarded good and good. Regarding my appeal to the shareholders, kindly give opportunity to founder panel to serve them. The basic reason, all are professionally and educated people are there in the founder panel. Secondly, they are visionary people and they believe in credibility, transparency and technology based system. तो बैंक के ऊंचाइयों के करने के लिए पूरे लोग का होना ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा ये अपील रहेगा सबको कि फाउंडर पैनल को सपोर्ट करें। फिर शेयर होल्डर के लिए हम लोग एक यूनिक पॉलिसी भी सोच रहे हैं, जो कि उनका इंश्योरेंस कवर हो शेयर होल्डर्स का, और वो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि शेयर होल्डर्स आल्सो हैज़ टू बी रिवार्डेड अलॉन्ग विद द बैंक। तो ये हम लोग ये सब चीज़ सोच रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए। और रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट्स है, एम्प्लॉयमेंट्स को भी हम मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करके बैंक का मेजर पार्ट तो एम्प्लॉयज़ ही ड्राइव करते हैं, तो उनको भी मोटिवेट करते हुए उनको प्रॉपर जो आज तक नहीं था वो सभी उनको जो रिक्वायर्ड है और जो अंडर द नॉर्म्स है वो सब चीज़ हम एम्प्लॉयज़ को भी करेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं बैंक को लेकर के। धन्यवाद।